एवरीवन। कल हमने आपको आपातकाल के बारे में एक प्रोविजन बताया था कि 42nd अमेंडमेंट आया और कैसे 42वें संविधान संशोधन से आपातकाल में अधिकारों का हरण किया गया। उसके अलावा एक संविधान संशोधन और भी आपातकाल में था जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, 39 संविधान संशोधन का भी बड़ा महत्व था। और 39 संविधान संशोधन के द्वारा ये पहली बार किया गया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर, इनके चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो आप याद रखिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया था। इसी के खिलाफ बाकायदा एक नया संविधान संशोधन लाने का प्रयास किया गया। और जरा सोच के देखिए, ये पूरा संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के चुनाव को बचाने के लिए था, क्योंकि इंदिरा गांधी के चुनाव को न्यायालय ने रद्द कर दिया था। इसलिए 39 संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के निर्वाचन को बचाने के लिए किया गया। ये 4 पद न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे के बाहर होंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि इससे न्यायपालिका की शक्ति को सीमित किए जाने का प्रयास था। और इसीलिए इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद में इसे चैलेंज किया गया। तो इसे उच्चतम न्यायालय ने सुना, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद। तो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद में इस मामले को सुनवाई करते हुए इस संविधान संशोधन को रद्द कर दिया गया। इसे अभी प्रभाव में नहीं है। जैसे आप देखेंगे 42वां संविधान संशोधन भी, अगर आपको निदेशक तत्व याद होगा, तो 42वें संविधान संशोधन के तमाम पार्ट को न्यायालय ने धीरे धीरे रद्द कर दिया था। तो इंदिरा गांधी ने जितने भी संविधान में बदलाव किए थे वो कहीं न कहीं अप्रभावी हुए। इससे दिखता भी है कि यह आपातकाल नहीं था, वो कुल मिला के भारत में एक संवैधानिक तानाशाही थी। अभी बात सुनने में बड़ी छोटी लगती, लेकिन सच है। यानी भारत में एक संवैधानिक तानाशाही थी। इसका मतलब है कि किसी लोकतांत्रिक देश में भी लोकतंत्र के खतरे में पड़ने के बड़े अंदेशे होते हैं, और आपातकाल तो सीधा उसका उदाहरण था। इसी के साथ जब हम देखें कि आपातकाल के बाकी प्रावधान क्या है, तो हम वित्तीय आपातकाल में आएंगे। हम आएंगे वित्तीय आपातकाल में। और जहां तक 42वें संविधान संशोधन की बात है, तो जितने भाग हमने बताए हैं, आप देखो ना, उसका निदेशक तत्व में अलग होगा, मूल कर्तव्य में अलग होगा, फिर आपको याद होगा कि राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में अलग होगा, फिर हम आधारभूत ढांचे पर आएंगे तो वहां आपको अलग तस्वीर मिलेगी। तो हर जगह आपको वो मिल जाएगा। अब इसके बाद जरा हम आए वित्तीय आपातकाल। फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। अगर वित्तीय आपातकाल की बात की जाए तो यहाँ भी राष्ट्रपति की शक्ति है, क्योंकि मूलतः हम राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल देख रहे हैं। भाग एक ही है और उसी में अनुच्छेद 352, 360, 356 की बात की गई है। इसलिए देखा जाए तो वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करेगा। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति किस आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा करेगा, जरा देखिए। राष्ट्रपति किस आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करेगा, यह अनुच्छेद 360 में लिखा गया है। तो किस आधार पर वित्तीय आपातकाल लगाएगा? पहला, यदि समूचे भारत या भारत के किसी एक क्षेत्र की वित्तीय साख खतरे में हो, या वित्तीय स्थायित्व खतरे में हो। अगर भारत के किसी एक क्षेत्र की या समूचे भारत की वित्तीय साख और वित्तीय स्थायित्व खतरे में हो, तो स्वाभाविक रूप में वित्तीय आपातकाल लगेगा। अब आप कहोगे, सर ये बताओ कि वित्तीय साख खतरे में होने का मतलब क्या है, वित्तीय अस्थायित्व का मतलब क्या है? तो ये तो आप जानते हो कि संविधान में किसी चीज को परिभाषित नहीं किया गया है। हाँ, ये बात अलग है कि वित्तीय साख पूरे भारत की, यानी पूरे भारत की वित्तीय साख हो सकती है, यानी समूचे भारत की वित्तीय साख खतरे में हो सकती है, या
किसी एक क्षेत्र की वित्तीय साख खतरे में होने पर भी बाकायदा ये निर्णय किया जाएगा। तो अब आप पूछो कि वित्तीय साख के खतरे में होने का मतलब क्या है? तो वित्तीय साख के खतरे में होने का सीधा मतलब है कि इसका एक व्यवहारिक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, संविधान में इसकी कोई बात नहीं की गई है। देखो दोस्तों, क्रेडिट होना बहुत बड़ी बात होती है। कई बार लोग कहते हैं कि आजकल तो क्रेडिट कार्ड से हम खरीदारी कर लेते हैं, जेब में पैसा हो ना हो, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड तभी दिया जाता है जब बैंक को पता है कि वह व्यक्ति हमारा पैसा वापस कर देगा। और कभी जीवन में अपनी क्रेडिट चेक करना हो तो कभी देखना, आज देखो पाकिस्तान की क्रेडिट इतनी खराब है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पैसा मांगने गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा भाई जाओ, हमारे पास पैसा नहीं है। पाकिस्तान अपने प्रिय दोस्त सऊदी अरब के पैसा मांगने गया, सऊदी अरब ने भी मना कर दिया। ये बड़ा दिलचस्प मामला है। यहाँ सोचने की बात है कि पाकिस्तान के दोस्त भी पाकिस्तान को पैसा नहीं दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने किसी दोस्त को ये चेक करके देखिए, दोस्त से आपने पैसा मांगा, उसे ना कह दिया, इसका मतलब क्रेडिट आपकी नहीं है। इसका मतलब आप वापस कर देंगे इस बात में संदेह है, आप वापस कर पाएंगे इस बात में संदेह है, पहला। और अस्थायित्व, वित्तीय अस्थायित्व क्या होता है? एक बात याद रखो दोस्तों, भारत सरकार के खर्च रेगुलर है। भाई राष्ट्रपति को पेमेंट देना है, न्यायाधीश को पेमेंट देना है, सीएजी को पैसा देना है। तो बात ध्यान में रखने की, एक सरकार के खर्च तो आकस्मिक नहीं है, और जब आय का स्रोत ही बंद हो जाए तब ये वित्तीय अस्थायित्व है। अब वित्तीय स्थायित्व का मतलब उन बच्चों से पूछो अब जिनको एक महीने में पैसे मिल जाता है, अगले महीने कोई इंतजाम नहीं है, तब उनका वित्तीय स्थायित्व खतरे में है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि अगर ये दो कंडीशन हो, और फिर हमने कहा कि वास्तविक रूप में हो, जरूरी नहीं है, ऐसा होना चाहिए। और कई बार आप देखो दोस्तों, कोविड के समय तो इस बात को लेके आईएएस मेंस में एक सवाल ही पूछा गया था वित्तीय आपातकाल को लेके। कोविड के समय ऐसा नहीं था कि न तो वित्तीय स्थायित्व खतरे में था, न ही कहीं नहीं वित्तीय साख खतरे में थी, न वित्तीय साख खतरे में थी, न वित्तीय स्थायित्व खतरे में था। इसके बावजूद लोग भड़बड़ा गए। लोग बैंक के सामने जाते थे, पैसा नहीं मिलता था, उनको लगा कि भैया पता नहीं सरकार पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगी, जबकि ऐसा होने वाला नहीं था, फिर भी लोगों को ऐसा भय हो गया। इसलिए वहां से सवाल पूछा गया था। वो यकीन मानो दोस्तों, आज भी हमारे देश में कभी वित्तीय आपातकाल लगा नहीं। एक कमाल की बात है। तो आप कहोगे सर ये बताओ, भारत की वित्तीय साख और वित्तीय स्थायित्व तो कभी खतरे में नहीं आए? खतरे में तो आए, एक बार नहीं 5 बार आए, कई कई बार आए। अरे भारत के वित्तीय साख और वित्तीय अस्थायित्व खतरे में आए। खतरे में कैसे आए? 1965 के बाद, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद। जानते हो दोस्तों, नेता बड़े होशियार होते हैं, संविधान कुछ और है, नेता पॉलिटिक्स कुछ और है। और वीपी सिंह जब विदेश से बाहर लौट के आए तो लोगों ने पूछा कि वीपी सिंह साहब आपने उधार उधार नहीं लिया? कहा नहीं नहीं, हम देश के सम्मान को गिरवी नहीं रख सकते, क्योंकि मैं उधार नहीं लूंगा। हकीकत की बात थी, उनको उधार देने वाला कोई नहीं था। अब देखो ये कमाल कंडीशन है। तो अब वित्तीय साख वित्तीय अस्थायित्व खतरे में है, और ये पूरे भारत या किसी एक क्षेत्र में हो सकता है। ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब इसके अलावा आप देखो, इसके अलावा जो मुद्दा है कि अगर वित्तीय आपातकाल, यानी वित्तीय आपातकाल भारत में लगा क्यों नहीं? अर्थव्यवस्था खराब हुई तो भारत में लगा क्यों नहीं? क्योंकि उसका प्रभाव ऐसा है। आप याद रखो बच्चों, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा तो इससे आम जनता से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आम जनता के ऊपर राष्ट्रपति का शासन है, मुख्यमंत्री का शासन है, गांव में रहने वाले आम जनता से क्या फर्क पड़ता है? और आगे 356 आपको बता देंगे। लेकिन वित्तीय आपातकाल का फर्क सीधा जेब पर पड़ता है, और आप देख रहे हो जब फर्क सीधा जेब पर पड़ेगा तो अपने आप प्रभावी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए होता क्या है, वित्तीय आपातकाल आज तक लगा क्यों नहीं? क्योंकि उसका एक व्यवहारिक कारण है। तभी ये बात हमने पहले बता दी थी आपको कि आपातकाल सच मायने में आपवादिक प्रावधान है, भारतीय संविधान की मूल विशेषता नहीं है। अच्छा, वित्तीय आपातकाल के पहले प्रभाव देखे, तभी तो आपको पता चलेगा आपातकाल क्यों है। ये प्रभाव क्या है कि संघ सरकार एवं राज्य सरकार के अंतर्गत, संघ सरकार एवं राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाले किसी भी
श्रेणी के, किसी भी श्रेणी के अधिकारियों के वेतन भत्ते में कटौती की जा सकती है। वेतन भत्ते में कटौती की जाएगी। तो बड़ी ध्यान देने की बात है। और इसमें संविधान में 360 में लिख दिया गया है, इसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का भी वेतन भत्ता शामिल होगा। इसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का भी वेतन भत्ता शामिल होगा। ये बात बड़ी ध्यान देने की है। इसका मतलब, और दोस्तों कहा भी जाता है अगर चावल देखना है पका है नहीं पकाना है तो एक ही चावल देखा जाता है, पूरा बर्तन थोड़ी देखा जाता है। अगर हमने लिख दिया ये इधर को, न सौ सुनार की न एक लोहार की, क्यों? क्योंकि एक ही बात कह के हम सारी बातें स्पष्ट कर देना चाहते हैं। संविधान में न्यायाधीशों को बड़ी स्वतंत्रता है। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते कम हो जाएंगे इसकी कल्पना भी नहीं है। उनका वेतन भत्ता भारत के संचित निधि पर आधारित है। इसका मतलब अगर आपको याद होगा संसद में, तो अगर उनका वेतन भत्ता भारत की संचित निधि पर आधारित है तो उसमें किसी प्रकार कटौती संभव नहीं है। लेकिन आपातकाल में न्यायाधीशों का वेतन भत्ता भी कट जाएगा। अब कितना कटेगा वो सरकार तय करेगी। कितना परसेंट कटेगा पूछोगे सर कि अभी ऐसा कोई परसेंट लिखा नहीं है, वो सरकार ही तय करेगी। अब इसका मतलब जब न्यायाधीश का वेतन भत्ता कट जाएगा तो बाकी लोगों की तो बात ही करने की आवश्यकता नहीं। और ये बात कैसे समझने की है कि मान लीजिए आपके मोहल्ले से खली गुजर रहा है और एक व्यक्ति ने, अब वहीं पर राजपाल यादव खड़े हुए हैं और राजपाल यादव ने खली को पीट दिया, तो अब दोबारा किसी से पूछें ये बताओ राजपाल यादव रेम स्टूडियो को नहीं पीट देगा? तो भाई जब खली को पीट दिया तो किसी को पीट सकता है। ये बात बड़े महत्व की है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, जिसकी संविधान सामान्यतः कल्पना नहीं करता। तो बाकी लोगों के वेतन भत्ते में भी कटौती की जा सकती है। हाँ, अगर कई बार आपके मन में ये सवाल आए कि सर ये बताओ राष्ट्रपति का क्या होगा, तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता, उपलब्धि मिलती है, पहला। और दूसरी बात है कि संविधान उसके बारे में कुछ नहीं कहता। संविधान उसके बारे में नहीं कह रहा है, क्योंकि कह रहा है संघ सरकार, राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी पदाधिकारी के वेतन भत्ते में कटौती की जा सकती है। अब सवाल है कि राष्ट्रपति पदाधिकारी है कि नहीं है। भाई ऐसे दिखता है राष्ट्रपति पदाधिकारी है, तो उस मामले में विवाद किया जा सकता है और अंतिम निर्णय तो न्यायालय देगा। फिर भी अभी तक कई बार जब समस्याएं आई है तो राष्ट्रपति अपना वेतन भत्ता स्वाभाविक रूप में सरकार को देता है। तो प्रभाव होगा, सबके वेतन भत्ते में कटौती होगी। इसका मतलब है प्राइमरी स्कूल के टीचर के भी वेतन भत्ते में कटौती होगी। और अब जानते हो दोस्तों, हमारे 7वां पेमेंट कमीशन आया। 7वें पे कमीशन के बाद लोगों से पूछा गया भैया कितना पैसा बढ़ा, क्योंकि एक बात याद रखना, सरकारी कर्मचारी हमेशा वेतन भत्ते में बढ़ोतरी की मांग करते हैं। उनके वेतन भत्ते को आपने काट दिया फिर तो हंगामा हो जाएगा, फिर तो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब उनके वेतन भत्ते काटेंगे तो आप समझ लीजिए फिर जनता नाराज होगी, फिर जनमानस का प्रभाव सरकार के खिलाफ आएगा। इसीलिए 360 का प्रयोग शायद आज तक नहीं हुआ, क्योंकि इससे सीधा जनता पर फर्क पड़ेगा। अरे दोस्तों, हमारे यहाँ 352 लगा तो उससे गांव में जो प्राइमरी स्कूल का टीचर पढ़ा रहा है उसके वेतन भत्ते पे क्या फर्क पड़ने वाला है? 352 लग जाए, 356 लग जाए, लेकिन जैसे ही 360 लगेगा ये प्रभाव बाकायदा दिख जाएगा, ये प्रभाव दिख जाएगा। इसलिए वित्तीय आपातकाल की बात की गई। अब जरा सोच के देखिए, अगर ये वित्तीय आपातकाल है तो स्वाभाविक तौर पर इसका और प्रभाव क्या होगा? आप कहेंगे सर वेतन भत्ता ही कटेगा, नहीं तो संघ शासन पर ही प्रभाव होगा। लेकिन अब जरा कुछ बेसिक बातें देख ले, जैसे हमने 352 में देखा था, वहां कंपेरिजन भी कर ले कि वित्तीय आपातकाल की समय सीमा कितनी होगी, कैसे बढ़ाया जाएगा, संसद का नियंत्रण कैसे होगा। तो जरा आगे हम देखें वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल की जहां तक समय सीमा की बात है, वो तो समय सीमा की बात है, तो सीधा 352 जैसा है। तो यहाँ पे एक बार कंपैरिजन कर लीजिएगा, एक पेज पे दोनों लिख लीजिए,
फिर दोनों कंपैरिजन कर लेंगे। तो जहाँ तक समय सीमा की बात है, कोई अधिकतम समय सीमा नहीं है। इसका मतलब है इसको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल सुविधा के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। कोई अधिकतम समय सीमा नहीं है। पहली बात स्पष्ट हो गई। तो आप फिर पूछेंगे, सर ये बताओ 352 जैसा इसे 6-6 महीने बढ़ाने की आवश्यकता होगी? ये भी नहीं है। वित्तीय आपातकाल के बारे में है कि इसे बार बार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। इसे बार बार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब है एक बार अगर ये लागू हो गया तो दोबारा इसे राष्ट्रपति हटाने की घोषणा करेगा। इसे 6 महीने 6 महीने 6 महीने ऐसे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब है एक बार राष्ट्रपति उद्घोषणा करेगा तो दूसरी बार राष्ट्रपति इसे समाप्त करेगा। इसे बार बार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ बड़ी ध्यान देने की बात है, अनुच्छेद 352 में भी पहले ऐसा ही था। तो हमने पहले बता दिया दोस्तों, एक ही भाग में लिखे गए 3 आर्टिकल में इतना डिफरेंस तो नहीं होगा। अनुच्छेद 352 में अगर ये चेंजेस आए थे तो वो 44वें संविधान संशोधन के कारण हुआ था। ये ध्यान देने की बात है। अन्यथा तो 352 360 लगभग एक जैसे थे। इसका मतलब है, ये भी एक याद रखने का तरीका है, 360 में जितनी विशेषताएं हैं सारी वही विशेषताएं पहले 352 की थी। अगर 352 कहीं 360 से अलग हो रहा है, इसका मतलब उसके पीछे उत्तरदायी है 44वां संविधान संशोधन, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये उत्तरदायी है। तो अब बार बार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, तो राष्ट्रपति कभी भी समाप्त कर देगा। ये बात भी स्पष्ट हो गई। और लेकिन एक बात फिर 352 जैसी होगी, तो कैसे इसका अनुमोदन होगा, संसदीय नियंत्रण कैसे होगा, जरा ये हम देख लें। इस पर संसदीय नियंत्रण कैसे होगा? तो जैसे 352 में कहा गया है कि जब ही राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करेगा, जैसे ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है तो 30 दिन के भीतर, जैसे राष्ट्रपति आपातकाल को घोषणा करेगा तो फिर 30 दिन के भीतर, आपने देखा होगा 30 दिन के भीतर कहाँ है अनुच्छेद 352 में, यहाँ क्या है 2 महीने के भीतर। 352 में क्या है 2 महीने के भीतर या 2 महीने की अवधि के भीतर, अवधि के भीतर दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन सामान्य बहुमत से इसका अनुमोदन करेंगे। दोनों सदन सामान्य बहुमत से इसका अनुमोदन करेंगे। ये बात बड़ी ध्यान देने की है। इसका मतलब है कि यदि राष्ट्रपति ऐसे घोषणा कर देता है तो 2 महीने के भीतर दोनों सदन सामान्य बहुमत से इसको अनुमोदित करेंगे। और सामान्य बहुमत से अनुमोदन का मतलब है कि जैसे अनुमोदन किया 2 महीने के भीतर, तब ये संसदीय ये वित्तीय आपातकाल आगे बढ़ जाएगा। 6-6 महीने वाला प्रावधान तो है नहीं। उसके बाद जब चाहे राष्ट्रपति इसे समाप्त करे। आपने ध्यान दिया होगा कि 352 में 2 महीने के बजाय 30 दिन है। इसका मतलब है ये भी 44वें संविधान संशोधन से ही 352 में आया था। वहां पे वो 2 महीने के बजाय 30 दिन रखा गया था, क्योंकि वो 44वें संविधान संशोधन बदलाया गया था। और यहाँ पे अभी भी 2 महीने है। और सामान्य बहुमत आपने देखा होगा वहां विशेष बहुमत की बात लाई गई। तो जितना आपको चेंज दिख रहा है वो सब 44वें संविधान संशोधन का परिणाम है। ये बात हमें ध्यान रखने की है। ये संसदीय नियंत्रण है। और ये भी आपको याद दिला दें कि वित्तीय आपातकाल इस मामले में बड़ा सरल लगता है कि एक बार सामान्य बहुमत से पारित हो गया, लेकिन फिर आप पूछोगे कि सर ये बताओ लोकसभा का विघटन इसमें भी होगा? हाँ, यहाँ भी कल्पना है कि यदि इस दौरान लोकसभा का विघटन हो जाए, ये 2 महीने के भीतर लोकसभा का विघटन हो जाए, यानी दोनों सदनों ने पारित न किया हो और लोकसभा का विघटन हो जाए, तो क्या होगा? तो ये कहा गया है पुनर्गठित लोकसभा,
यानी 2 महीने के फिर क्या गया है कि भाई 2 महीने के भीतर राज्यसभा, को राज्यसभा विघटित होती नहीं, 2 महीने के भीतर राज्यसभा इसका अनुमोदन कर दे, वो सामान्य बहुमत से। 2 महीने के भीतर राज्यसभा इसका अनुमोदन कर दे सामान्य बहुमत से, तब चलता रहेगा ये। और उसके बाद जो लोकसभा आएगी, नवनिर्वाचित लोकसभा अपनी बैठक की 30 दिन के भीतर, तो नवनिर्वाचित लोकसभा अपनी पहली बैठक, बात ध्यान रखने की है, प्रथम बैठक के 30 दिन के भीतर, यहाँ 30 दिन एक जैसा है, 30 दिन के भीतर इसका अनुमोदन करे, 30 दिन के भीतर इसका अनुमोदन करे, तब आपातकाल चलता रहेगा, इसका मतलब 30 दिन वाली बात ये 352 जैसी दिख रही है। और ये बात बिल्कुल एग्जैक्टली है, लोकसभा की प्रथम बैठक के 30 दिन के भीतर, ऐसा नहीं कि लोकसभा के चुनाव के, शपथ ग्रहण के, प्रथम बैठक के 30 दिन के भीतर। और कहा भी जाता है कि लोकसभा की जब पहली बैठक होती है तो बाकायदा पहले तो राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है, और लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाने का काम बड़ा टेढ़ा है, इसलिए राष्ट्रपति किसी भी सांसद को नियुक्त कर देता है शपथ दिलाने के लिए, उसी सांसद को हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। प्रोटेम का मतलब है, लैटिन भाषा का शब्द है प्रोटेम। आपको सर संविधान में कहीं लिखा गया है? तो उत्तर संविधान में नहीं है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, संविधान में नहीं है बल्कि लोकसभा नियमों में है। प्रोटेम का मतलब है थोड़े समय का स्पीकर, स्पीकर फॉर टाइम भी। तो प्रोटेम स्पीकर का मतलब है कि इसका मूल काम है नवनिर्वाचित लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना, और जैसे शपथ हो गया इसका काम समाप्त हो जाएगा। इसलिए लोकसभा के विघटन पर यह फर्क पड़ेगा। अब दूसरी बात, अगर वित्तीय आपातकाल आया तो विधानसभा क्या फर्क पड़ेगा, संघवाद पर क्या फर्क पड़ेगा, मूल अधिकार पर क्या फर्क पड़ेगा, ये भी देख ले। यह कभी लागू हुआ नहीं, लेकिन संविधान निर्माताओं ने ये बात ध्यान में रखी है कि अगर वित्तीय आपातकाल हुआ लागू हुआ तो इसका फर्क कहां कहां दिखेगा। तो फर्क पहला हम देख ले कि विधानसभा, तो यहां ध्यान में रखने की है कि वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभाएं बनी रहेंगी, और राज्य विधानसभा बनी नहीं रहेगी, बल्कि अगर राज्य विधानसभा बनी रहेगी तो राज्य का मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री भी अपने पद पर रहेगा, मुख्यमंत्री भी अपने पद पर रहेगा। ये बात बड़ी ध्यान देने की है। यानी यदि विधानसभा नहीं 300 जैसे 352 का राष्ट्रीय आपातकाल लगे तो भाई विधानसभा रहेगी, देश की सुरक्षा खतरा है। और बात ध्यान रखने की है, वित्तीय आपातकाल में कई बार होता है दोस्तों, हमारी सुरक्षा पर खतरा केवल बाहरी हमले से ही नहीं होता, कई बार हमारे घर पे खतरा तब आता है जब बाहर से कोई हमला हो जाए, और कई बार अगर एटीएम गड़बड़ा जाए तो इससे भी खतरा आता है। तो वित्तीय आपातकाल कहता है कि भैया एटीएम गड़बड़ा गया है, और कोरोना के दौरान काफी लोगों के साथ ऐसा हो गया, घर से खतरा नहीं था लेकिन एटीएम ही गड़बड़ा गया, तो वित्तीय आपातकाल उसकी बात करता है। जब वित्तीय आपातकाल लगेगा तो राज्य को खत्म करने का मतलब ही नहीं है, राज्य तो बना रहेगा और मूल अधिकार नहीं खत्म होगा। तो न तो राज्य विधानसभा खत्म होगी, मूल अधिकार भी स्थगित नहीं होगा। मूल अधिकार भी स्थगित नहीं होगा। लेकिन हकीकत की बात बच्चों ये है कि जब एटीएम ही गड़बड़ा गया तो कौन सा मूल अधिकार लेंगे। कहा भी गया है कि बिना मित्रों के सुख नहीं और बिना पैसे के मित्र नहीं। तो जब एटीएम ही गड़बड़ा गया तो कौन सी दोस्ती होगी, कौन से पैसा होगा, कैसे मामला बनेगा। इसलिए बात कही गई है कि मूल अधिकार भी स्थगित नहीं होगा। वित्तीय आपातकाल का मूल अधिकार पर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये बात स्पष्ट हो गई। हाँ, संघीय ढांचे पर थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन संघीय ढांचे पर कैसे फर्क पड़ेगा, संघ एवं राज्य के बीच वित्तीय विभाजन पर फर्क पड़ेगा।
तो संघ राज्य के बीच कैसा फर्क पड़ेगा वित्तीय विभाजन पे? पहला, आपको याद होगा वित्त आयोग ने बताया था पहले, संघ राज्य के वित्तीय विभाजन पर कैसा फर्क पड़ेगा? पहला कि केंद्रीय करों में से राज्य को हिस्सा प्राप्त नहीं होगा। तो आप जानते हो कि इसका मतलब जरा सोच के देखो दोस्तों, नागालैंड तो बिल्कुल ही सड़क पर आ जाएगा। नागालैंड जैसे राज्य जिसके आज भी जितना पैसा नागालैंड को मिलता है उसमें 90 रुपए तो सेंट्रल से ही सहायता मिलती है। तो केंद्रीय करों से आपको याद होगा वित्त आयोग में, केंद्रीय करों से ये राज्य के लिए पैसे का विभाजन वित्त आयोग करता है। तो जब केंद्रीय करों से राज्यों को पैसा मिलेगा ही नहीं तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर राज्य की स्थिति डामाडोल हो जाएगी। ऐसे राज्य जो वित्त की सहायता चल रहे हैं, तो आप समझ लो कि राज्य के पास तो पहले से वित्तीय संसाधन अपर्याप्त है, और राज्य की अगर वित्तीय हालत खराब हुई, माली हालत खराब हुई तो क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य? इसे वित्तीय आपातकाल बड़ा खतरनाक किस्म का है। वित्तीय आपातकाल तो बड़ा खतरनाक किस्म का है, इसलिए आज तक लागू भी नहीं हुआ। तो केंद्रीय करों में राज्य को हिस्सेदारी प्राप्त नहीं होगा, निलंबित हो जाएगा। दूसरा, संघ के द्वारा दिया गया अनुदान समाप्त। अनुच्छेद 275, संघ या केंद्र द्वारा राज्यों को दिए गए अनुदान भी समाप्त हो जाएंगे। संघ के द्वारा राज्यों को जो दिया जा रहा अनुदान है वही खत्म। ये भी अपने आप इंटरेस्टिंग पार्ट है, अनुदान भी अब नहीं मिलेगा, अनुदान भी खत्म हो जाएगा। तो केंद्र के द्वारा दिया गया अनुदान खत्म हो जाएगा। उसके अलावा फिर राज्य के द्वारा पारित बजट को कभी भी राज्यपाल राष्ट्रपति की राय के लिए आरक्षित कर लेगा, तो सारी वित्तीय नियंत्रण हो गए। इसका मतलब है राज्य द्वारा पारित बजट, राज्य द्वारा पारित बजट राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेगा। आरक्षित कर लेगा। अब देखेंगे यहां भी कंट्रोल हो जाएगा। इसका मतलब है जो राज्य के द्वारा पारित बजट किया गया वह राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए इसे रिजर्व कर लेगा, राष्ट्रपति की राय के लिए आरक्षित कर लेगा। इसका मतलब है कुल मिलाकर देखा जाए वित्तीय मामले में केंद्रीकरण की शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, और दोस्तों बहुत सारे राज्य तो बिल्कुल लोटपोट हो जाएंगे, और ये संघवाद पे बड़ा संकट होगा। इसलिए अब अभी भी बिहार सरकार कहती है भाई विशेष राज्य का दर्जा दे दो, विशेष राज्य का दर्जा दे दो। तो विशेष राज्य के दर्जे का मतलब होता है, ये 69 में विचार वित्त आयोग ने दिया था। तो विशेष राज्य के दर्जे का मतलब है कि केंद्र के द्वारा दिए गए 100 रुपए में 90 रुपए सहायता के रूप में होगा, 10 रुपए लोन के रूप में होगा, और जो कंपनी वहां पे लगेगी उसको टैक्स में छूट दिया जाएगा, जिससे कि राज्य में ज्यादा निवेश आ सके। और आप जरा सोच के देखियो, हमेशा हमेशा क्या कर राज्य हमेशा कुछ न कुछ मांग लेकर आता है संघ से, भैया मांग कर दो, ये कर दो, ये कर दो। अभी कल प्रधानमंत्री जी दिल्ली और जयपुर के बीच में, अजमेर के बीच में वंदे भारत का उद्घाटन कर रहे थे। वहां पर बैठे अशोक गहलोत जी ने कहा कि प्रधानमंत्री महोदय हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट में रेल नहीं है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कोई बात नहीं, 3 डिस्ट्रिक्ट में रेल नहीं है। और प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं, हम वहां चलाएंगे। तो अभी जब संघ सरकार ही खतरे में आ जाए, जब संघ सरकार अपने कर्मचारियों का वेतन भत्ता नहीं दे पा रही है, अब आप देखो दोस्तों फिर उसमें विकास क्या होगा। इसलिए वित्तीय आपातकाल की बात की गई। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने हर उन परिस्थितियों की कल्पना कर रखी है जो हमारे सामने संकट आ सकता है। तो ये वित्तीय आपातकाल हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल हो गया। और अब तीसरा देखेंगे जिनके बारे में हम थोड़ा सा संघवाद में भी हमने चर्चा की थी। और तीसरा मामला वो आपातकाल का नहीं है, वो तो सही मायने में राष्ट्रपति शासन का है। तीसरा मामला आपातकाल का नहीं है, उसका तो आपातकाल से संबंध नहीं है। आपातकाल संविधान के तंत्र की विफलता उसे कहा जाता है। वैसे वो
संविधान के भाग 18 इमरजेंसी की हेडिंग में आ जाता है। कई बार हम समझते हैं वो भी आपातकाल का प्रावधान है, लेकिन उसे टेक्निकली कहा जाए संविधान के तंत्र की विफलता। अब जरा देखें, और बच्चों आपको याद होगा कि बोमई केस हमने पहले आपको बता रखा है, एसआर बोमई केस हमने पहले आपको बता रखा है। यहां हम एसआर बोमई केस इसलिए नहीं बताएंगे, बस 356 की बात करेंगे। और जरा देखें इस संविधान के तंत्र की विफलता में क्या लिखा गया है। संविधान के तंत्र की विफलता, या आर्टिकल 356 में क्या लिखा गया है। तो अगर आर्टिकल 356 देखोगे आप, संविधान के तंत्र की विफलता अगर देखनी हो तो जरा अनुच्छेद 355 देख लिया जाए। अनुच्छेद 355 में कहा गया है, संघ का यह दायित्व है कि वह राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से रक्षा करेगा। ये 355 में है। और देखें, इसीलिए आप देखो दोस्तों, हमारे यहाँ संघ सरकार किसी भी राज्य में केंद्रीय सैनिक बल तैनात कर सकता है। बहुत ध्यान देने की बात है। कभी भी, अभी तो ममता दीदी बार बार कह रही थी कि ये बीएसएफ का दायरा बढ़ा क्यों दिया गया, मोदी सरकार ने बीएसएफ का दायरा बढ़ा क्यों दिया। बात ध्यान से अगर देखने की बात है तो अनुच्छेद 355 में लिखा गया है कि यह संघ सरकार का दायित्व है कि वह राज्य की बाहरी आक्रमण, एवं आंतरिक गड़बड़ी से रक्षा करे। यह संघ का दायित्व है कि राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से रक्षा करे। ये बात 355 में है कि संघ सरकार का दायित्व है कि भाई राज्य को कहीं बाहरी आक्रमण न हो जाए। इसका मतलब आंतरिक गड़बड़ी की बात देख ली जाए। ये मामला बड़ा उठा था कि क्या संघ सरकार को, ये बात हमेशा बच्चे याद रखना इंपॉर्टेंट है फैक्ट के लिए, कि कभी भी संघ सरकार बिना राज्य से पूछे, अगर राज्य सहमत दे या न सहमत दे, फिर भी कहीं सीआरपीएफ भेज सकता है, बीएसएफ भेज सकता है, क्योंकि भाई राज्य का दायित्व है। अब इसलिए कहीं सांप्रदायिक दंगा हो गया तो भले ही लोक व्यवस्था राजसूची का विषय है, इसलिए कई बार आप देखोगे कि नक्सलवादी ऑपरेशन में, माओवादी ऑपरेशन में बीएसएफ सीआरपीएफ को लगा दिया जाता है, और सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन बड़ी फेमस है। तो अगर राज्य का दायित्व है लोक व्यवस्था बनाए रखना, तो सीआरपीएफ संघ क्यों भेज रहा है 355। और फिर 356 में लिखा गया है, 356 में लिखा गया है कि यदि राज्य का शासन या प्रशासन संविधान के तंत्र के अनुसार संचालित नहीं है, यदि राज्य का प्रशासन संविधान के तंत्र के अनुसार संचालित नहीं है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट से या स्वयं, तो राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या स्वयं राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है। तो स्वयं राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है। ये बात बड़ी ध्यान देने की है। 356 में लिखा गया है कि यदि राज्य का शासन संविधान के तंत्र के अनुसार संचालित नहीं है, संविधान की व्यवस्था के अनुसार संचालित नहीं है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर अथवा स्वयं समूचे राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले लेता है। अब इसी 356 के कारण इसका लोकप्रिय नाम क्या पड़ेगा, राष्ट्रपति शासन। इसका मतलब है जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा तो राष्ट्रपति फिर
उस राज्य का प्रशासन किसी को भी संचालित करने की इजाजत दे सकता है। समूचा प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से संचालित होता है। हाँ, राष्ट्रपति क्या करता है, क्योंकि उसका एक रिप्रेजेंटेटिव राज्यपाल पहले से राज्य में है, तो राज्यपाल को निर्देश देगा, तो राज्यपाल कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की सहायता से राज्य का शासन करेगा। और अगर आपको याद है, मेरा राष्ट्रपति जब शासन करेगा दोस्तों, तो वो परोक्ष रूप में प्रधानमंत्री का शासन हो जाता है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पे काम करता है? मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। तो जब प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सलाह दे रहा है तभी तो राष्ट्रपति कार्य करेगा। इसलिए कहा जाता है कि राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर अथवा स्वयं राज्य का प्रशासन वह अपने हाथ में ले सकता है। तो अब उसकी मर्जी है कि शासन किसे दे दे। 356। और आप देखोगे ये भारतीय संविधान का सबसे ऐसा संविधान है जिसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया गया है, बहुत ज्यादा मिसयूज किया गया। क्यों मिसयूज कर दिया गया? अब सवाल यह है कि अगर भारतीय संविधान संविधान के तंत्र के अनुसार संचालित नहीं है तो संविधान का तंत्र होता क्या है? ये नहीं लिखा गया संविधान में। तो हुआ क्या कि आप देखोगे कि एक राज्य में विपक्षी दल की सरकार है तो उसी को बर्खास्त कर दिया गया। संविधान की भावना ये तो नहीं थी, यानी राजनीतिक बदले पर 356 लगा दिया जाए, ये दुर्भाग्य का विषय है। विपक्षी दल को हटाने के लिए 356 लगा दिया जाए, ये दुर्भाग्य का विषय है। यानी बात ध्यान में रखने की है। अब यही दोस्तों हमारे यहाँ गड़बड़ मामला हो गया। संविधान निर्माताओं ने और डॉक्टर अम्बेडकर से संविधान सभा में पूछा गया था कि आप 356 क्यों रख रहे हो? इसके आधार पर तो कभी भी संघ सरकार किसी भी राज्य के साथ बदला ले लेगा। कभी भी संघ सरकार चाहेगी तो राज्य में 356 लगा देगी, फिर संघीय ढांचे की बिल्कुल नींव हिल जाएगी, संघीय ढांचा लड़खड़ा जाएगा। आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, अरे भाई नहीं, ऐसी दवाई है जिसका प्रयोग कभी होगा नहीं, ये एक ऐसा डेड लेटर है, इसका प्रयोग हम कभी करेंगे नहीं, आपातकाल में करेंगे। तो लेकिन अब सवाल है कि आपातकाल की दवाई होम्योपैथिक की दवाई तरह खाने जाने लगी और हर दल ने इसका प्रयोग किया। और आप हैरान हो जाओगे, पहली बार 1977 में जब जनता पार्टी सरकार आई, अब सोचो जब गैर कांग्रेसी सरकार आई तो इनसे थोड़ी अपेक्षा थी कि ये कुछ अच्छा काम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस सरकार पर आपत्ति लगती थी कि भैया ये तो दुरुपयोग करते हैं। तो जब ये आए तो इनसे पूछा कि आप दुरुपयोग करो न मत करो। हुआ क्या कि इन्होंने भी दुरुपयोग कर दिया, और इन्होंने तो 356 का प्रयोग इसलिए कर दिया कि उस राज्य में वह दल लोकसभा का चुनाव हार गया। अब जरा सोच के देखो, मान लो कि दिल्ली में बीजेपी लोकसभा चुनाव जीत गई, लेकिन विधानसभा चुनाव तो आम आदमी पार्टी जीती। तो सवाल होता है कि इस आधार पर दिल्ली में 356 लगा दिया जाए, क्योंकि वहां बीजेपी नहीं जीती, वहां पे आम आदमी पार्टी नहीं जीती। लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है। अब कोई राज्य लोकसभा के चुनाव में हार जाए, इसका क्या मतलब है? उस दल को मुख्यमंत्री रहने का अधिकार नहीं है। इसका बड़ा मिसयूज हुआ। इसलिए कहा भी जाता है कि भारतीय संघीय ढांचे में प्रधानमंत्री की भूमिका विवादास्पद आ गई, क्योंकि राष्ट्रपति किसकी राय पर काम करता है? मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री। और 100 से ज्यादा बार इसका मिसयूज हो चुका है। आपको फिर याद दिला दें, इसका पहला प्रयोग हुआ था पेप्सू राज्य में, PEPSU। इसका पहला प्रयोग हुआ था पेप्सू राज्य में, जो अब नहीं है, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, पेप्सू, PEPSU, जो देसी रियासत था, अब खत्म हो गया। और इसका पहला मिसयूज था केरल में। भारत की साम्यवादी सरकार EMS नमूदरीपाद की सरकार थी, जहां 356 लगा दिया गया पहली बार 1957 में। अब 1959 में पहली बार 356 लगा दिया गया। 356 का मिसयूज कहा जाता है। अभी आखिरी बार जो 356 लगा कहीं वो था उत्तराखंड में। 356 उत्तराखंड में लगा था, बाद में कश्मीर में लगा था। तो अब देखो धीरे धीरे 356 लगाने की दर कम हुई है, कारण आपको आगे बता देंगे। लेकिन ऐसा संविधान के तंत्र की विफलता का मिसयूज हो गया। अब जरा कुछ और बातें देख लें, फिर देखें कि संविधान के तंत्र की विफलता कितने दिन तक रहेगी। तो अब मान लो कि 356 कहीं लागू हो जाए
तो सवाल है राष्ट्रपति का शासन कितने समय तक रहेगा। तो आपको बता दें, यहाँ पे 356 की समय सीमा निर्धारित कर दी गई। इसकी अधिकतम समय सीमा है 3 वर्ष। और आपको ये भी याद दिला दें, ये अधिकतम समय सीमा भी 44वें संविधान संशोधन द्वारा ही तय हुई है। 44वें संविधान संशोधन के पहले ये अधिकतम समय सीमा नहीं थी। 1978 ये तो 44वें संविधान संशोधन से सीमा तय की गई। 356 की अधिकतम समय सीमा होगी 3 वर्ष। अभी 356 की अधिकतम समय सीमा होगी 3 वर्ष। तो सवाल है कि ये जो 3 वर्ष की समय सीमा है वो कैसे बढ़ाई जाएगी। तो नहीं तो 44वें संविधान संशोधन के पहले यहाँ पे भी कोई सीमा नहीं थी। हाँ, ये भी एग्जाम्पल है। इसका एक अपवाद है, पंजाब राज्य में अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग हुआ एकमात्र अपवाद है। जो पंजाब में 356 का प्रयोग हुआ वो 5 साल चल गया। इसके लिए 59th अमेंडमेंट अलग से लाना पड़ा, क्योंकि आप याद रखो पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे 356 का प्रयोग 5 वर्ष से ज्यादा हो गया। इसलिए इसके लिए 59th अमेंडमेंट लाना पड़ा। क्योंकि एक बात आप बार बार हम याद करते हैं, अगर संविधान सर्वोच्च विधि है, संविधान के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, संविधान के खिलाफ कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे 5 वर्ष की बात कर दी गई 59th अमेंडमेंट से। और लेकिन उसके साथ एक शर्त रख दी गई है, 5 वर्ष क्या इकट्ठे बढ़ा दिया जाएगा, कैसे बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे जो शर्त रखी गई है कि 1 वर्ष से ज्यादा, पहले तो 1 वर्ष से ज्यादा इसकी अवधि बढ़ाने के लिए 1 वर्ष से ज्यादा इसकी अवधि बढ़ाने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। यानी अगर आप 356 को 1 वर्ष से ज्यादा बढ़ाते हैं तो 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी आपको। 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। और वो 2 कंडीशन क्या है कि पहला है कि 2 कंडीशन कौन सी होगी, देश के किसी एक भाग में या समूचे भाग में आपातकाल लागू है, तभी 3 साल बढ़ पाएगा। तो नॉर्मल कंडीशन 1 साल है। 356 आप नॉर्मली 1 साल लगा सकते हो, लेकिन अगर 1 साल से 3 साल बढ़ाना है तो 2 कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। उसमें यह है कि देश के किसी एक भाग में या समूचे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है। देश के एक भाग में या समूचे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, पहली कंडीशन ये हो गई। और दूसरा, इसके साथ दूसरा चाहिए, अथवा नहीं, इसके अलावा नहीं, इसके साथ दूसरा चाहिए कि निर्वाचन आयोग यह कह दे कि फिलहाल चुनाव कराना संभव नहीं है। निर्वाचन आयोग कह दे कि फिलहाल इस परिस्थिति में चुनाव कराना संभव नहीं है, तो 356 का प्रयोग स्वाभाविक तौर पर 3 साल तक चल सकता है। ये 2 शर्तें पूरी होंगी तो। ये 2 शर्तें बहुत कठिन है, क्योंकि आप जानते हो कि राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाई है, अब तो और भी कठिन हो गया है। तो राष्ट्रीय आपातकाल देश में होगा, इसी की संभावना कम है, तो ये एक शर्त तो पूरी नहीं हो पाएगी। हाँ, निर्वाचन आयोग ये कह दे कि निर्वाचन करना संभव नहीं है, इसका मतलब बार बार देखने की आवश्यकता है। सरकार के हिसाब से निर्वाचन नहीं होता, निर्वाचन आयोग ही करवाएगा तभी निर्वाचन होगा। और अभी देखो एक टेलीविजन में इंडिया के कॉन्क्लेव में, लेकिन अब जरा दूसरी बात भी देख लें कि इस पे संसद का नियंत्रण कैसे होगा, संघवाद पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 356 का अनुच्छेद 356 का कैसे संसदीय नियंत्रण कैसे होगा इस पे। अनुच्छेद 356 पर जरा देखें संसदीय नियंत्रण कैसे होगा। तो बच्चों ये बात ध्यान में रखने की है कि 356 पर संसदीय नियंत्रण कैसे होगा। पहली बात कि राष्ट्रपति शासन लागू होने
राष्ट्रपति शासन लागू होने के 2 महीने की अवधि के भीतर राष्ट्रपति शासन लागू होने के 2 महीने की अवधि के भीतर दोनों सदन इसे अनुमोदित करें। बात ध्यान रखने की है, 2 महीने के भीतर दोनों सदन सामान्य बहुमत से इसे अनुमोदित करें। ये बात ध्यान रखने की है, जबकि अब देखोगे कई बार हमारे यहाँ बड़ी अजीब सी विडंबना रही, 356 लगा के तुरंत विधानसभा भंग कर दी गई। और अगर आपको याद होगा, पहली फिर पलट के देख लेना, जब हमने बोमई केस की बात बताई है, एसआर बोमई केस संघीय शासन में, एसआर बोमई केस ने ये कहा कि भैया संविधान में लिखा गया है कि जब 356 लगेगा 2 महीने के भीतर संसद अनुमोदन करेगा तब विधानसभा भंग होगी, और अब तो 356 लगाने की विधानसभा भंग कर दी है। ये कौन सी बात है? ये तो उच्चतम न्यायालय की सख्ती के बाद अब मामला आया है कि दोस्तों कहीं भी राष्ट्रपति शासन हो जाए तो उसे पर्याप्त नहीं है, पहले 2 महीने के भीतर संसद अनुमोदन करेगी, और हाँ बस बात है सामान्य बहुमत से, विशेष बहुमत से नहीं, तब ये मान लिया जाएगा कि विधानसभा भंग होगी। इसका सीधा सा मतलब हमने पहले बताया था, फिर रिपीट कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लागू होने का सीधा मतलब विधानसभा भंग होना नहीं है। क्योंकि अरे भाई, राष्ट्रपति शासन लगेगा तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद सीधा हटेगा, लेकिन किसी दूसरे मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री को तो लाया जा सकता है, किसी दूसरे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को लाया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि लागू होने के 2 महीने की अवधि के भीतर दोनों सदन सामान्य बहुमत से अनुमोदित कर देंगे। ये पहला पार्ट है संसदीय नियंत्रण का, अब दूसरा, फिर वही कंडीशन आ जाएगा यदि लोकसभा विघटित हो, जैसे हमने कई 3 बार बताया है, ये कंडीशन तीनों जगह एक जैसी है। यदि हमने 356 लगा दिया और 2 महीने की अवधि में लोकसभा विघटित हो गई, क्योंकि राज्यसभा तो विघटित नहीं होती, लोकसभा विघटित होना मतलब मर जाना, खत्म हो जाना, खल्लास हो जाना, जो भी कर ले दोस्तों। लोकसभा विघटित हो गई तो क्या होगा, 2 महीने की अवधि के भीतर 2 महीने की अवधि के भीतर इसे राज्यसभा अनुमोदन कर दे सामान्य बहुमत से, 2 महीने की अवधि के भीतर राज्यसभा अनुमोदन कर दे सामान्य बहुमत से, 2 महीने के भीतर राज्यसभा इसे अनुमोदन कर दे और बहुमत चाहिए सामान्य। अगर 2 महीने के भीतर राज्यसभा इसे अनुमोदन कर दे तो ये चलता रहेगा 6 महीने तक। बात ध्यान रखने की है, ये 6 महीने तक चलता रहेगा और अनुमोदन के बाद से, लेकिन फिर से पुनर्गठित जो नवनिर्वाचित लोकसभा है, पुनर्गठित लोकसभा जैसे ही निर्वाचित होगी, पुनर्गठित लोकसभा अपनी प्रथम बैठक के 30 दिन के भीतर इसका अनुमोदन करे सामान्य बहुमत से, तब बाकायदा ये 356 चलता रहेगा। और ये कैसे आगे बढ़ेगा ये भी याद दिला दें, इसके आगे बढ़ने का तरीका क्या है, कैसे बढ़ाने का तरीका है। इसका जो आगे बढ़ाने का तरीका है कि इसे 6 महीने आगे बढ़ाया जाएगा, यानी और हर में सामान्य बहुमत हर 6 महीने बढ़ाया जाएगा। और आप जानते हो 6 महीने वाला प्रावधान भी 44वें संविधान संशोधन से आया, 44th अमेंडमेंट से आया कि 6 महीने बढ़ता रहेगा। तो इस हिसाब से 1 साल तक बढ़ाया जाएगा, और 3 साल बढ़ाने के लिए 2 कंडीशन और चाहिए जो हमने आपको अभी बता दिया। अब अगला सवाल होता है 356 लगेगा तो मूल अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
संघीय ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जरा हम ये भी विचार कर लें कि जब 356 लगेगा तो 356 का मूल अधिकार पे क्या फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों ये बात तो बहुत स्पष्ट है कि मूल अधिकारों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मूल अधिकार निष्प्रभावी होंगे, मूल अधिकार निष्प्रभावी होंगे, इसका मूल अधिकार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 356 लगेगा, मूल अधिकार निष्प्रभावी होंगे, ये बात तो बड़ी स्पष्ट हो गई। लेकिन अब दूसरी कंडीशन देखिए, संघीय ढांचे पर प्रभाव, क्योंकि भाई कोई राज्य संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, यानी 6 महीने के भीतर विधानसभा बैठक नहीं हो पा रही है, मुख्यमंत्री बहुमत नहीं सिद्ध कर पा रहा है, इसके बावजूद सत्ता में है, लेकिन संघीय ढांचे पर तो प्रभाव पड़ेगा। तो संघवाद पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों संघवाद पर प्रभाव सीधा है, शक्ति का विभाजन निलंबित होगा और विधानसभा भी विघटित हो जाएगी। बस शर्त यह है 356 लगाने के साथ नहीं, आपको दोस्तों याद होगा 352 में विधानसभा बनी रहती है, यहां विधानसभा विघटित हो जाएगी। लेकिन विघटित होने के पहले शर्त यह है, अच्छा लॉजिकल है, कई बात बच्चों देखो रटने की जरूरत नहीं है, कई चीज हम लॉजिकल समझें, एक के बाद अपने आप ही दूसरा परिणाम आ जाता है। एक के बाद एक परिणाम कैसे आएगा कि जैसे ही विधानसभा खत्म होगी तो अब अलग सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं कि मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री बना रहेगा नहीं बना रहेगा। अब याद रखो बच्चों, विधानसभा भंग होने का मतलब है मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री अपने आप भंग हो गए। इसे 356 लगने के साथ ही मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री भंग हो जाता है, विधानसभा भंग नहीं होती। लेकिन अगर विधानसभा भंग हो गई तो मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के रहने का मतलब ही नहीं है। तो 356 में विधानसभा भंग होती है, 360 है, 352 में नहीं। इसका मतलब है फिर से दोबारा निर्वाचन होगा तो विधानसभा अगली आएगी। लेकिन जहां पर संघवाद का प्रभाव है तो दोस्तों विधानसभा तो भंग हो ही जाएगी, शक्ति का विभाजन भी निलंबित। आप याद रखो, एकात्मक और संघात्मक शासन के बीच में जो मूल फासला है, डिवीजन ऑफ पावर ही तो है। एकात्मक संघात्मक शासन के बीच जो मूल अंतर है वो डिवीजन ऑफ पावर का है, और वही खत्म हो गया। इसका मतलब है कि जब राज्य विधानसभा रहेगी नहीं तो संसद सभी सूचियों पर विधि का निर्माण कर सकती है। सभी सूची मतलब राज्य पे भी, सभी सूचियों पर विधि का निर्माण करेगी। इसी बात को कह सकते हो कि राज्य सूची समूर्ति सूची बन जाएगी। राज्य सूची समूर्ति सूची बन जाएगी और राज्य का बजट संसद में पारित होगा। अभी अपने जम्मू कश्मीर का देखा भी होगा, राज्य का बजट संसद पारित करेगी और राज्य का बजट संसद पारित करेगी और राज्य के किसी विषय पर अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करेगा। राष्ट्रपति राज्य के संबंध में अध्यादेश भी जारी करेगा। अध्यादेश भी जारी करेगा। तो ये खास बात होती है कि राज्य के संबंध में राष्ट्रपति ही अध्यादेश जारी करेगा। कुल मिला के मुख्यमंत्री गया, मंत्रिपरिषद गई, पूरा शासन एकात्मक रूप में काम करने लगेगा। इसलिए दोस्तों कहा भी जाता है, भारतीय संघ की विशेषता जब बताई जाती है तो कहा जाता है कि भारतीय संघ अपने सिद्धांत में संघात्मक है, स्वरूप में एकात्मक है। सिद्धांत में संघात्मक है, स्वरूप में एकात्मक है, क्योंकि जब 356 लग जाएगा, जब 352 लग जाएगा, 360 लग जाएगा तो एकात्मक तो हो ही जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा क्या कारण है 356 पे अचानक प्रतिबंध लग गया? अभी आप देखोगे तो 356 पर अचानक प्रतिबंध कब, इसका दुरुपयोग लगभग खत्म होता गया और ये भारतीय लोकतंत्र की बड़ी महत्वपूर्ण विजय है। तो ऐसा अंत में हम देखें ऐसा क्या है कि 356 का दुरुपयोग प्रतिबंधित हो गया। सरकार के हाथ पांव मारती है कि अगर 356 का दुरुपयोग हुआ तो न्यायालय भंग विधानसभा को पुनर्जीवित कर देगा। पहला रिस्ट्रिक्शन ही आ गया। दूसरा फिर अब देखेंगे दूसरा मामला क्या है कि जिसने 356 के दुरुपयोग को रोका, एक तो न्यायालय की सजग स्थिति,
बोमई केस का निर्णय जो हमने पहले भी आपको बता रखा है। दूसरा दोस्तों देखोगे 89 के बाद 1989 के बाद भारत में गठबंधन सरकारों का निर्माण हुआ। 1899 के भारत में गठबंधन सरकारों का निर्माण हुआ। तो संघ सरकार में सारे मुख्यमंत्री हैं, संघ सरकार में क्षेत्रीय रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसी कंडीशन में जब भारत में गठबंधन सरकार का निर्माण हो गया तो कौन किसके खिलाफ 356 लगाएगा? कौन किसके खिलाफ 356 लगाएगा? तो यहां भी 356 का दुरुपयोग लगभग रिस्ट्रिक्टेड हो गया। अब यहाँ 356 का दुरुपयोग नहीं हो पाया, ये भी बहुत बड़ा कारण हो गया। लेकिन आप कहोगे सर अभी क्या है, अभी तो फिर से एक दल की सरकार आ गई है। अब तो गठबंधन सरकार का मतलब अनेक समूह जब सरकार मिलकर बनाए तो गठबंधन सरकार। जब स्वाभाविक रूप में जब अनेक लोग सरकार मिलकर बनाएंगे तो भाई जब डीएमके भी, अकाली दल भी, ममता दीदी भी संघ सरकार में भागीदार होगी तो कहाँ उनके ऊपर 356 का प्रयोग होगा? ये रिस्ट्रिक्शन आ गया। और अब देखोगे कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र का ये मेच्योरिटी है, राज्य के मुख्यमंत्री भी शक्तिशाली हुए। जब आजकल एक दल की सरकार है, लेकिन देखो तो नवीन पटनायक उड़ीसा में 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ममता दीदी 15 साल से मुख्यमंत्री बनी हुई है। ये भारत के संघ की परिपक्वता है। ये अच्छी बात है संघ में कि कम से कम 356 का दुरुपयोग रुक रहा है। ये है 356 दोस्तों। अब उसके बाद जरा फिर देखें कि राष्ट्रपति का पूरा शासन क्या है। अभी थोड़े टुकड़ों टुकड़ों में देखा, अब राष्ट्रपति के शासन को फिर देखें, इसके बारे में मूल्यांकन करें कि राष्ट्रपति की भूमिका अब क्या है। लेकिन वो अंतिम मूल्यांकन करेंगे कल। आज के लिए इतना है। नमस्कार दोस्तों।